वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। आज हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में, उसके केस नंबर 2 के बारे में स्टडी करेंगे। कल हम लोगों ने आरएलसी सर्किट को स्टार्ट किया। तो आरएलसी सर्किट वह सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल व कैपेसिटेंस सी तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जिसे आरएलसी सीरीज सर्किट कहा जाता है। यह सर्किट हमारे निम्न प्रकार के होते हैं। पहला केस हम लोगों ने कल देखा था, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बड़ा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तब पावर फैक्टर हमारा जो होता है वो लैगिंग होता है और सर्किट का नेचर कैसा होता है, इंडक्टिव सर्किट होता है। आज हम लोग केस नंबर 2 देखेंगे। जब केस नंबर 2 में जब एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बड़ा होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस से। अब कैपेसिटेंस का गुण ज़्यादा है तो सर्किट का नेचर कैसा हो जाएगा, कैपेसिटिव नेचर। और कैपेसिटर के कारण सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है, लीडिंग होता है। उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये हमारा आरएलसी सीरीज सर्किट है, जिसमें आर एल व सीरीज तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यानी कि आर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अब इसमें हमने सप्लाई वोल्टेज भी लगाया, तो इस सर्किट में क्या होगी, इसी के करस्पॉन्डिंग हमारी एक करंट फ्लो होगी। जो करंट यहाँ फ्लो होगी वही करंट आर में फ्लो होगी, वही करंट एल में फ्लो होगी, वही करंट सी में फ्लो होगी। इसका मतलब ये हमारी सीरीज आरएलसी सर्किट है। जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, हमारे सर्किट में कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। उस वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग वी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जब यही करंट हमारे एल में फ्लो होगी तो इस एल के कारण हमारे परिपथ में भी एक ड्रॉप होगा, जिसे कहेंगे बीएल। और इस बीएल के कारण, एल के कारण परिपथ में आता है एक्सएल, और इस सी के कारण हमारे परिपथ में आता है एक्सी। और जब करंट इस कैपेसिटर में फ्लो होगी तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बीसी से। बी आर हमारा क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। बीएल क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। और हमारा जो बीसी है इसको कहते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। अब हम लोग इस, और जो ये बी है, बी को हम लोग कहते हैं सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट का टोटल वोल्टेज, यानी इसी को कहते हैं टोटल अप्लाइड वोल्टेज, जो आप परिपथ में टोटल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब हम लोग इस बी आर का वैल्यू लिखते हैं, तो बी आर बराबर जो होता है परिपथ में हमारे बी आर बराबर, तो जो करंट यहाँ जाएगी उसके रेजिस्टेंस, तो आई इंटू आर। बी एल बराबर क्या हो जाएगा, आई, और इस एल के कारण परिपथ में आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, तो आई इंटू एक्सएल हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा बीसी होगा, बीसी कैपेसिटर के कारण क्या ऑफर होता है, एक्सी, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप लिखते हैं आई इंटू एक्सी। उसके बाद में टोटल वोल्टेज बी बराबर जो हमको मिलता है, बी बराबर ये हो जाएगा हमारा आई इंटू जेड। ये हमारे परिपथ में टोटल बी, बी आर और बी जेड के मान है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मार्क है, यानी बी बराबर हमारा होगा टोटल करंट इंटू परिपथ का इम्पीडेंस, और बी आर बराबर आई इंटू आर, बी एल बराबर आई इंटू एक्सएल, बी सी बराबर आई इंटू एक्सी हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग परिपथ का फेजर डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम। यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो इम्पीडेंस होता है हमारे परिपथ का वो आर प्लस जे एक्सी माइनस एक्सएल होगा। यानी इसका हम लोग मॉड निकालेंगे तो इसका मॉड आएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, इसी को हम लोग को प्रूफ करें। यानी यहाँ पर हमारा कैपेसिटेंस का गुण ज़्यादा है तो एक्सी से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सएल को घटा रहे हैं, तो एक्सी माइनस एक्सएल का होल। कल के परिपथ में जेड बराबर जो आया था, जब एक्सएल बड़ा था वहाँ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर था। आज हम लोग करेंगे एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर।
अब हम लोग यहाँ से खींचेंगे परिपथ का फेजर, जिसका एक पार्ट रियल है और जिसके साथ जे लगा होता है वो हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो सीरीज सर्किट का जब भी हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, करंट सीरीज में समान होता है, तो करंट को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। ये हमारी करंट है, इस करंट को हमने रेफरेंस ले लिया, करंट को हम लोगों ने रेफरेंस लिया, और इस करंट से हमारा जो करंट होता है, इस करंट में जब रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप आएगा Vr, करंट के सेम फेज में होगा, इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप आया Vr, क्योंकि वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस के कारण क्या होते हैं, सेम फेज में। तो रेजिस्टेंस का यहाँ वोल्टेज है, तो जिससे Vr सेम फेज में, क्योंकि I इंटू आर, तो I के मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा। उसके बाद में हमारा क्या लगा, इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या करता है, अपने अंदर करंट को होल्ड करता है, जिसके कारण करंट पीछे होती है और वोल्टेज आगे होता है। तो मैं इंडक्टर का वोल्टेज यहाँ से बनाने चल रहा हूँ। तो इंडक्टर का वोल्टेज हमारा क्या होगा, करंट से आगे होगा, बाई एट एंगल 90 डिग्री। इसको हम लोग कहते हैं BL, इसको हम लोग कहेंगे परिपथ का BL, यानी इंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप। अब कैपेसिटर है, तो करंट क्या है, इससे 90 डिग्री आगे, इससे क्या है, ये 90 डिग्री आगे है करंट से, इंडक्टर केस में। कैपेसिटर के केस में हमारी क्या होगी, कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को स्टोर करता है या होल्ड करता है, जिसके कारण करंट आगे होगी और वोल्टेज पीछे। तो करंट आगे होगी यानी वोल्टेज यहाँ आगे, ये हो गया हमारा वोल्टेज, जिसे कहते हैं BC। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो BC है वो ग्रेटर देन होता है BL से, इसलिए मैंने इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा लिया है। मान लो ये BL है हमारा, ये O है, इसको हम कह दे रहे हैं A, तो O से A है, मान लो इतना ही लंबाई का यहाँ से हम लोग काट देंगे, यहाँ से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। मान लो ये इंडक्टर है, तो जितनी लंबाई AO की है उतनी लंबाई हमारे B और C की है। ये इतना मान क्या है, इंडक्टर का। तो ये बचा हुआ मान क्या रहेगा, इससे यहाँ से परिपथ को अपने मिला देंगे। ये टोटल BC और ये इतना BL, टोटल O से लेकर B तक हमारा कितना है, O से B तक BC है और B से लेकर C तक BL है। तो ये कितना हो जाएगा, BC माइनस BL हो जाएगा, BC माइनस BL। क्यों, क्योंकि BC बड़ा है, BL को घटाया तो BC माइनस BL। कल हमारा जो आया था BL माइनस BC। अब ये वोल्टेज पता, ये वोल्टेज पता, तो ये हमारा यहाँ से मिल जाएगा परिणामी वोल्टेज B, और यहाँ से ये परिणामी वोल्टेज और करंट के बीच के इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, फेज एंगल फाई कहेंगे। क्या कहेंगे, फेज एंगल फाई कहेंगे। ये O हो गया, ये C हो गया, इसको हम लोग कह देंगे D वोल्ट, एक त्रिभुज बन गया। और ये भी यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वोल्टेज जो है, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, करंट से लैग कर रहा है, यानी करंट हमारी क्या है, आगे। हम लोग ये कहेंगे यहाँ से कि यहाँ से जो करंट है हमारी क्या हो रही है, वोल्टेज से आगे है 90 डिग्री, यानी कैपेसिटर के कारण करंट आगे और इंडक्टर के कारण वोल्टेज आगे। अब उसके बाद में यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि जो वेक्टर सम होता है, ये हमारा एक समकोण, यहाँ से जो KVL लगाएंगे हम लोग, KVL लगाएंगे यहाँ से, और एक निष्कर्ष और निकालेंगे कि यहाँ जो BL होता है हमारा, कैपेसिटर का वोल्टेज बड़ा होता है किसके, कैपेसिटर का वोल्टेज इज ग्रेटर देन इंडक्टर के वोल्टेज के। अगर ये कैपेसिटर का वोल्टेज यहाँ पर क्या दिया गया है, I इंटू एक्सएल, तो ये हो जाएगा हमारा I इंटू एक्सएल इज ग्रेटर देन, I इंटू XC, ये हो जाएगा I इंटू एक्सएल हो जाएगा। इस I से I कैंसिल, यानी XC इज ग्रेटर देन एक्सएल। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर XL इज ग्रेटर देन, XC इज ग्रेटर देन XL, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर BC इज ग्रेटर देन BL, यानी अगर XC का मान ज्यादा तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर BC का भी मान क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण हमारे परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, लीडिंग होता है।
क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर। कल हमारा क्या था? एक्सेल ज्यादा था इस किससे? एक्सी से, तो उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप बीएल का था वो ज्यादा था किससे? बीसी से, जिसके कारण हमारे परिपथ का जो पावर फैक्टर होता था वो लैगिंग होता था। बट यहाँ हम लोग केस 2 मांग रहे हैं, एक्सी बड़ा है एक्सेल, मतलब बीसी का वोल्टेज ज्यादा है बीएल से, उस समय परिपथ का नेचर क्या होगा? लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। अब हम लोग केवीएल लगाएंगे इस सर्किट में, तो लगाएंगे इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई केवीएल, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम लगाएंगे। किरचॉफ, साइंटिस्ट किरचॉफ ने कहा था कि सर्किट का जो टोटल वोल्टेज होगा उस सर्किट में लगे जितने एलिमेंट होंगे आर एल सी, उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होगा। तो यहां से लिखेंगे बी बराबर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और इनका क्या लेंगे? वेक्टर सम, यानी इनका क्या होता है? फेजर सम या वेक्टर सम लेते हैं। अब इस त्रिभुज को हम देखेंगे ओ सी डी, देखेंगे समकोण त्रिभुज इन राइट एंगल, यानी समकोण त्रिभुज सी डी ओ, ठीक है, सी डी ओ। तो यहां पर सबसे बड़ी भुजा ये हमारी कर्ण है, यानी ओ डी का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का। तो आधार क्या है? यहां से पहले लिखेंगे सी और डी, तो यहां से लिखेंगे सी डी का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर, ओ डी का होल स्क्वायर प्लस लंब सी ओ सी का होल स्क्वायर। सी डी की माप कितनी है? बी, तो टोटल वोल्टेज बी बराबर, फिर आधार कितना है? बी आर बराबर का होल स्क्वायर प्लस ओ सी कितना है? बी सी माइनस बी एल, बी सी माइनस बी एल का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 इस समकोण त्रिभुज से, यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आधार बी आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बी सी माइनस डी एल का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यू जो यहाँ से बी, बी आर, बी एल और बी सी है, पूरी वैल्यू को हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ से सारी वैल्यू जब पुट करेंगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब हम लोग समीकरण 1 से b बराबर आई जेड, b बराबर आई आर, बी एल बराबर आई एक्सएल, बी सी बराबर आई इंटू एक्सी, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा? b का मान क्या है? आई इंटू जेड का होल स्क्वायर बराबर, और बी आर का मान है आई इंटू आर का होल स्क्वायर, और उसके बाद में यहां से सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी सी है आई इंटू एक्सी, और माइनस यहाँ हो जाएगा आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा आई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आई कॉमन लेंगे आई का स्क्वायर और एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट है, अंडर रूट में जाएगा यहाँ से, तो मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये हमको मिल गया हमारा टोटल परिपथ का इम्पीडेंस मिल गया। ये टोटल क्या है परिपथ का? हमारे इम्पीडेंस। तो जो परिपथ का इम्पीडेंस है जेड बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग पावर फैक्टर निकालेंगे। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है? कॉस फाई, तो कॉस फाई यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार हमारा क्या है? आधार यहाँ से ओ डी है, ओ डी आधार बटे कर्ण, और कर्ण क्या है? बी है, यानी कि सी टी।
ये हमारा आधार है ओडी और सी इंटू डी क्या है, इसका कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण, ओडी का मान कितना है बी आर और सी डी का मान क्या है बी, और बी आर को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ से आई इंटू आर और बी बराबर आई इंटू जेड। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आई इंटू आर और ये हो जाएगा आई इंटू जेड। तो कॉस फाई यहाँ से हमको मिलेगा कॉस फाई बराबर आर बटे जेड। ये हमारा परिपथ का पावर फैक्टर आ गया। परिपथ का पावर फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर परिपथ का रेजिस्टेंस पता है और परिपथ का इम्पीडेंस पता है, इम्पीडेंस किससे, इस फार्मूले से, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सर्किट का पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। उसके बाद में टोटल पावर जो हमारे यहाँ होती है सर्किट की पावर P बराबर एक्टिव पावर कितना हो जाएगी, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू यहाँ से आर बाई जेड करके वोल्टेज दिया होगा, करंट दिया होगा, यहाँ से वोल्टेज करंट और पावर फैक्टर इससे निकालकर आप पावर को भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में हमारा एक टर्म होता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर भी यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। क्यू बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू साइन फाई। ये हमारी रिएक्टिव पावर हो गई। उसके बाद में फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जिसको कहते हैं टैन फाई। तो टैन फाई कल हम लोगों ने निकाला था, तो यहां से टैन थीटा निकाल लेंगे। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है बी सी माइनस बी एल और आधार हमारा क्या है बी आर। तो यहां से हमारा हो जाएगा बी सी माइनस बी एल बटे बी आर हो जाएगा, लंब बटे आधार। आधार हमारा बी आर है और लंब बी सी माइनस बी एल। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एक्स सी माइनस एक्सएल बटे एक्स, यहां से हो जाएगा हमारा एक्स आर, एक्स सी माइनस एक्सएल और बटे में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। इंडक्टर के केस में हम लोग कल निकाले थे एक्सएल माइनस एक्सी बटे आर, और आज क्या हुआ एक्सी माइनस एक्सएल बराबर आर। तो यहां से हमको टैन फाई की जो वैल्यू मिली, यानी टैन फाई फेज डिफरेंस क्या मिल गया, एक्सी माइनस एक्सएल बटे रेजिस्टेंस। ये हमारा यहां से फेज डिफरेंस मिल जाएगा। BC का मान रखेंगे आई एक्सी और BL का मान रखेंगे आई एक्सएल और BR का मान रखेंगे यहाँ से आई इंटू आर। तो आई आई कैंसिल होगा तो बचा क्या एक्सी माइनस एक्सएल बटे आर। ये हमारे प्योर RLC सर्किट का जो नेचर होता है और उसके कारण जो यहाँ इम्पीडेंस आता है, पावर फैक्टर आता है और पावर आता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, फेज डिफरेंस यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा था सीरीज RLC सर्किट, जिसमें हमने केस नंबर 2 को स्टडी किया, जिसमें XC इज ग्रेटर देन XL। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बड़ा होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस से, तो उस समय परिपथ का नेचर कैपेसिटिव होगा और कैपेसिटिव नेचर होने के कारण हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा लीडिंग। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। तो ये सर्किट डायग्राम हमारा हो गया, यहाँ से ये सर्किट हो गया और ये सर्किट का हमारे डायग्राम हो गया। तो सर्किट डायग्राम हमने बनाया, RLC को सीरीज में जोड़ा, एक वोल्टेज सोर्स भी अप्लाई किया तो यहाँ करंट फ्लो हुई, इस करंट के कारण रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप BR और इस इंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप BL, इस कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप BC लिखा। तो BR बराबर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, वोल्टेज के अक्रॉस रजिस्टर, BL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, BC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। फिर उसके बाद में B क्या है, सप्लाई वोल्टेज या टोटल वोल्टेज जो आपने सर्किट में लगाया। इस B का जो टोटल वोल्टेज होता है, टोटल करंट I और परिपथ का कुल इंपीडेंस Z, यानी B बराबर हो जाएगा I इंटू जेड। BR बराबर जो करंट जाएगी और जो इसका रेजिस्टेंस होगा I इंटू आर। BR बराबर हमारा हो गया I इंटू आर और BL बराबर क्या हो जाएगा I इंटू एक्सएल, क्योंकि L के कारण हमारे परिपथ में क्या आता है एक्सएल, तो I इंटू एक्सएल। BC बराबर I इंटू एक्सी, क्योंकि C के कारण क्या आता है एक्सी आता है। ये समीकरण 1 हो गया। फिर हम लोग इसका क्या लिखते हैं इम्पीडेंस, तो इसको लिखते हैं इम्पीडेंस Z बराबर R प्लस R रियल पार्ट होता है प्लस J इमेजिनरी पार्ट। केस लेकर चलने XC माइनस एक्सएल, इसलिए XC से XL को घटा कर लिखेंगे।
फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे परिणामी, तो हो जाएगा z बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर और दोनों का वर्गमूल। उसके बाद में फेजर डायग्राम खींचेंगे। तो सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में हम लोग क्या लेते हैं, करंट को हमने रेफरेंस लिया, तो करंट को जब रेफरेंस किया तो रेजिस्टेंस के कारण इसका वोल्टेज करंट के सेम फेज में तो आई है, और रेजिस्टेंस के कारण इसका वोल्टेज क्या हुआ, बी आर हमने बनाया। फिर इंडक्टर है, इंडक्टर क्या करता है, करंट को होल्ड करता है, और जब करंट को होल्ड करता है तो करंट पीछे होता है बाई इंडक्टर वोल्टेज, तो इंडक्टर का वोल्टेज आगे होगा 90 डिग्री। हमने ये क्या, क्योंकि फेजर एंटी क्लॉक चलता है तो बी एल आगे होगा आई से। फिर कैपेसिटर का वोल्टेज बनाएंगे बीसी, तो बीसी क्या करता है, वोल्टेज को कैपेसिटर स्टोर करता है, जिसके कारण वोल्टेज पीछे करंट आगे। अब यहाँ वोल्टेज बीसी का खींचेंगे और ये देखिए करंट आगे हमारा होगा, क्योंकि फेजर एंटी क्लॉक चलता है। ये बीएल, ये बीसी और ये हमारी करंट हो गई। अब उसके बाद में यहां पर हम केस लेकर चले एक्सी बड़ा एक्सएल, तो एक्सी बड़ा एक्सएल इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और बीसी का मान हम लोग यहां से लिखे हैं आई इंटू एक्सी, आई इंटू एक्सी लिख दिया, और बीएल का मान क्या हो गया, आई इंटू एक्सएल, तो ये इज ग्रेटर देन आई इंटू एक्सएल हो गया। यहां से आई कैंसिल, यानी एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर ज्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से, इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी ज्यादा होगा बीएल से, क्योंकि करंट सेम है। अगर एक्सी ज्यादा तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी ज्यादा हो जाएगा। अब यहां से हमने बीसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा माना, तो यहां से जितना ये बीएल है ओए, यहां से इसको कहेंगे बीसी, यानी जितना ये लंबाई है इतनी लंबाई हमारी बीसी की है, बीसी बराबर एओ की और एओ की, और ये टोटल वोल्टेज बीसी है, इतना वोल्टेज बीएल है, तो इतना वोल्टेज क्या हो जाएगा, ओ से लेकर बी तक बीसी और बी से सी तक बीएल, तो टोटल बीसी में से बीएल घटाएंगे क्या आएगा, बीसी माइनस बीएल। ये वोल्टेज पता, ये वोल्टेज, तो इनका एक क्या होगा, परिणामी वोल्टेज, तो यहां से सी को डी तक निकालेंगे तो परिणामी वोल्टेज बी मिल जाएगा। और इस वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। फिर सीरीज सर्किट में बी बराबर क्या होता है, यहां पर सीरीज सर्किट है हमारा, तो टोटल किरचॉफ का वोल्टेज का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का वोल्टेज का नियम कहता है कि टोटल जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहता है कि परिपथ का कुल वोल्टेज उस सर्किट में लगे एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर, यानी टोटल बी बराबर बी आर प्लस बी एल प्लस बी सी। एसी है तो एसी में क्या होता है, फेजर सम होता है। तो यहां से हमको मिलेगा समकोण त्रिभुज, तो ये यहां से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है सी डी ओ, जिसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ओडी का स्क्वायर प्लस लंब ओ सी का स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा टोटल वोल्टेज बी का स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी एल का होल स्क्वायर। समीकरण 1 से समीकरण 2 में वैल्यू को रखने पर, तो 1 का मान जो b बराबर आई जेड, बी आर बराबर आई आर, बी एल बराबर आई इंटू एक्सएल, बी सी बराबर आई इंटू एक्सी, समीकरण नंबर 2 में पुट किया। तो जब पुट करेंगे तो आई इंटू जेड का होल स्क्वायर बराबर आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सी माइनस आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मिलेगा आई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर यहां से मिलेगा आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस यहां से आई कॉमन लेंगे तो आई का स्क्वायर कॉमन हो गया और एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर दोनों से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। यहां से मिलेगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, यानी हमें परिपथ का इम्पीडेंस अगर हमें रेजिस्टेंस दिया है, एक्सी दिया है या एक्सएल दिया है तो हम निकाल सकते हैं। अगर हमको एक्सएल दिया, एल दिया रहेगा तो हम लोग एल किसकी सहायता से क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एक्सएल बराबर होता है 1 अपान ओमेगा एल और ओमेगा बराबर होता है 1 अपान 2 पाई, यहां से एक्सएल बराबर हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू एल और इसको कहते हैं 2 पाई एफ एल। और इंडिया की फ्रीक्वेंसी हमको पता है कितना होती है 50 हर्ट्ज,
यहाँ से हम इंडक्टर पता होगा, पाई का मान रखेंगे, 2 रख के एक्सएल का मान निकालेंगे। इसी प्रकार हम लोग एक्सी का मान निकालेंगे तो 1/ω/c बराबर 1/2 पाई एफ सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी मान यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें सी दिया होगा। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, सी का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, 2 रखेंगे, यहाँ से एक्सी के मान को हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ से जेड का मान निकाल देंगे। फिर पावर फैक्टर कॉस फाई बराबर यहाँ से निकालेंगे आधार बटे कर, तो आधार हमारा जो है यहाँ पर है ओडी बटे कड़ कितना है सी डी, तो बी आर बराबर बटे बी, और बी आर को हम लोग कहते हैं आई इंटू आर, बी बराबर आई इंटू जेड, आई से आई कैंसिल, आर बटे जेड। टोटल पावर निकालना है तो वोल्टेज इंटू करंट उसके साथ कॉस फाई। उसके बाद रिएक्टिव पावर निकालना है तो रिएक्टिव पावर क्यू बराबर बी इंटू आई इंटू साइन फाई। फेज डिफरेंस निकालना है तो यहाँ से टेन फाई निकाल लेंगे, जो मिलेगा बी सी माइनस बी एल बटे बी आर, जिसे हम लोग लिखते हैं बी एक्स सी माइनस एक्स एल बटे आर। अगर टोटल पावर निकालना है तो टोटल पावर हमारी क्या होती है, अपरेंट पावर का होल स्क्वायर एस स्क्वायर बराबर एक्टिव पावर का होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अपनी टोटल पावर। अगर आपको परिपथ का एक्टिव पावर पता है, रिएक्टिव पावर पता है, तो यहाँ से आप अपरेंट पावर भी निकाल सकते हैं, या अपरेंट पावर पता हो, एक्टिव पावर पता है तो रिएक्टिव पावर भी परिपथ का निकाल सकते हैं। तो ये हमारे रिएक्टिव पावर का भी फार्मूला होता है। ये हमारा होता है वार्स में, ये होता है वार्स में, और ये हमारा होता है kVAR में होता है, और ये हमारा किलो वाट में होता है। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि किलो वोल्ट एम्पियर का होल स्क्वायर बराबर किलो वाट का होल स्क्वायर प्लस kVAR का होल स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्या है, सीरीज RLC सर्किट में दूसरा केस XC इज ग्रेटर देन XL। आगे की वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि इससे जुड़ी जो भी नोटिफिकेशन या वीडियो आपको क्या सके, डायरेक्ट आपके लिंक के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।